गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 15 मई 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा भवानी देवी, लाइटिंग स्ट्राइक, अल अक्सा मॉस्क्यू, आयरन डोम, गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम, साइक्लोन तौकतई के बारे में। भवानी देवी दरअसल यह पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं जो कि ओलंपिक गेम के लिए क्वालिफाई की हैं। कौन से ओलंपिक? टोक्यो 2021। हालांकि कोविड-19 कारण ये जो टोक्यो वाला है ये शायद हो या ना हो, इस पर भी संशय बना हुआ है। भवानी देवी का जन्म चेन्नई में हुआ था और इनका पूरा नाम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइटिंग स्ट्राइक के बारे में। लाइटिंग स्ट्राइक के कारण, इनकी टड़ी झंझा के कारण असम में 18 हाथियों की मौत हो गई। ये जो लाइटिंग स्ट्राइक होता है दरअसल यह बादलों और धरती के बीच असमंजसता के कारण होता है। हालांकि अधिकांश जो लाइटिंग होते हैं वो बादलों में ही रह जाते हैं, लेकिन कई बार यह धरती पर भी आ जाते हैं। देखिए, बादलों में आपने देखा होगा वायु प्रवाह के कारण ये बादल जो होते हैं इस प्रकार से गति करते हैं और जिस कारण से इनमें चार्ज पार्टिकल उत्पन्न हो जाते हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव। तो इन दोनों के बीच जब तक रहता है, यहाँ पे देखिए, जब तक इन दोनों के बीच रहता है तो होता क्या है कि बादल ऊपर ही चमकते हैं, जैसे कि हम लोग बरसात के मौसम में या फिर जब बारिश होती है तो उस समय हम लोग देखते हैं। लेकिन कई बार होता है कि ये जो हमारी धरती है उस पर कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ, पेड़ और भी कई, जैसे कि पोल वगैरह, बिल्डिंग्स, ये क्या होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में होता है। तो ये जो निगेटिव है और ये धरती वाला ये पॉजिटिव होता है, इसको आकर्षित कर लेती है। इस तस्वीर में आप देखिए, ये लाइटिंग है, ये लाइटिंग, और ये है लाइटिंग स्ट्राइक की तस्वीर, लाइटिंग स्ट्राइक। तो इसमें आप देखिए, इसमें बादल चमक रहे हैं, है ना, इस प्रकार से आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार से गिर रही है। तो क्या होता है कि ये एक प्रकार से धरती जो है इसे आकर्षित करता है, इस पार्टिकल्स को, जो चार्ज पार्टिकल इसे, और जिस कारण से जो लाइट होता है वो स्ट्राइक करने लगता है धरती पे। तो इसे ही कहते हैं लाइटिंग स्ट्राइक। ये जो इसका तापमान होता है, ये जो सरफेस है सन का, उससे 5 गुना अधिक होता है। तो आप समझ सकते हैं जो हाथियों पर 18 हाथियों की मौत हो गई होगी, तापमान कितना उन पर गिरा होगा। नेक्स्ट है अल अक्सा मॉस्क्यू के बारे में। पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों हुआ है। दरअसल रमज़ान के महीने चल रहे हैं, तो रमज़ान के महीने के कारण लास्ट फ्राइडे जो था, तो लास्ट फ्राइडे में जो नमाज़ पढ़ा जाता है, तो उस दिन इस्लामियों के द्वारा इस मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति मांगी गई इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इजराइल सरकार ने मना कर दिया इनको नमाज़ पढ़ने से। लेकिन 1967 में 6 डे वॉर चला था, तो इसी के जीत के उपलक्ष्य में इजराइलियों के द्वारा रैली निकाली गई कि हाँ, हमने आपको हराया था, और इस जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने रैली भी निकाली। तो इसी कारण से यहाँ पर दंगे भड़क गए कि आपने हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दिया और हमारी हार पर आप खुशी मना रहे हैं। तो इस कारण से कई जो यहाँ पर लोगों थी उनकी मौत भी हो गई थी। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। अब चलिए जानते हैं अल अक्सा मॉस्क्यू के बारे में। ये जो अल अक्सा मॉस्क्यू है, इसको इस्लामियों के द्वारा, इसके अलावा क्रिश्चियन, ज्यूज यानी कि मुसलमान, ज्यूज और क्रिश्चियन, इन तीनों के द्वारा धार्मिक स्थल माना जाता है। ये जो मस्जिद है यह कहाँ पे है? यह जेरूसलम में है, जेरूसलम में, और जेरूसलम इन तीनों का पवित्र स्थल माना जाता है। ये जो मस्जिद है यह 35 एकड़ में फैला हुआ है और इसे मुसलमानों के द्वारा हराम अल शरीफ कहा जाता है, जबकि ज्यूज के द्वारा इसे टेम्पल माउंट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो पहले आप जानते हैं कि जो अक्सा का अर्थ क्या होता है। अक्सा का अर्थ होता है इस्लाम में फॉरथेस्ट यानी कि सबसे दूर। दरअसल एक मान्यता है कि इनके जो गुरु थे मोहम्मद साहब, इन्होंने मक्का से यात्रा की थी जेरूसलम के इस मस्जिद तक। कौन सा मस्जिद? अल अक्सा मस्जिद, और यहीं से यह स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। तो आप समझ सकते हैं इनके लिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है ना। ये जो उनके साथ 5000 अनुयायी गए थे और इन्होंने 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही इस मस्जिद का निर्माण किया था जेरूसलम में। लेकिन दूसरी मान्यता जो है किनका? इजराइलियों का, हिब्रुओं का, कि ये हर हवियत है और इनको 2 आधार पर मान्यता दी जाती है इस मंदिर की। उनके द्वारा ये मंदिर बोला जाता है, हालांकि इनके द्वारा, इस्लाम के द्वारा, मस्जिद। तो पहली इनकी मान्यता है कि इसे बनाया गया था उनके प्रमुख राजा किंग सोलोमन के द्वारा, और इसका जो उल्लेख है वो बाइबल में भी किया गया है।
लेकिन इसे बेबीलोनिया यानी बेबीलोन के जो लोग थे उनके द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। और दूसरी जो मान्यता है कि यह जो बनाया गया था मंदिर, यह 600 वर्ष तक खड़ा रहा था, जब तक रोमन एम्पायर के द्वारा इसे नष्ट नहीं कर दिया। कब? प्रथम शताब्दी में। तो आप समझ सकते हैं इस्लाम और जीव के द्वारा किस प्रकार से यह पवित्र स्थल बन जाता है ना। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को ने इसे पवित्र नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे रखा है। अब जानते हैं कि इस पर कंट्रोल किसका है। अब देखिए, ये जो 6 डे वॉर चला था 25 मई से 30 मई 1967 के बीच, तो इसमें क्या होता है कि इजराइल, ये जो इजराइल है, इस पर पूरे अरब राष्ट्र और यहाँ इजिप्ट, यहाँ चारों तरफ से इसे घेर करके नष्ट करने का प्रयास किया गया था। मतलब एक युद्ध हुआ था 6 दिन का, लेकिन लग तो रहा था कि इस मैप से क्या ये इजराइल हार जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर अमेरिका का साथ था और ये इन सभी देशों को हरा करके यहाँ विजय प्राप्त किया और उल्टे ये जो फिलिस्तीनी बना रहा इन सब पर अधिकार कर लिया। तो ये जो यहाँ पे देखिए, ये है जेरूसलम और यहीं पर मॉस्क्यू है, यानी कि मस्जिद यहीं पे है। तो इसने क्या किया, जॉर्डन से ये वाला एरिया छीन लिया और जेरूसलम जो है उसे अपना राजधानी भी घोषित कर दिया। हालांकि इसे कभी मान्यता जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता होती है वो प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद वर्ष 1994 में एक जॉर्डन के साथ एक ट्रीटी होती है, शांतिपूर्वक यानी कि पीस ट्रीटी हुई थी। इसके तहत यह किया गया था कि ये जो मंदिर है यानी कि मस्जिद अल अक्सा, इसको इस्लामिक ट्रस्ट के जो वक्फ हैं, वक्फ उसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जाएगा और इसकी जो फंडिंग की जाती है, इसको वक्फ, उसको फंडिंग और कंट्रोल कौन करता है, जॉर्डन। यानी कि ये जो मस्जिद है उसको जो देखभाल करता है वो एक वक्फ करता है और इसको फंडिंग कौन कर रहा है, जॉर्डन। हालांकि जो इसका जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। यानी कि इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है, इजराइल, जबकि जो इस पर अधिकार किसका है, जॉर्डन का। हालांकि इसमें ज्यूज क्रिश्चियन को प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन मुसलमानों को इसमें रोका जाता है प्रवेश करने से। इसी कारण से ये जो दंगे उत्पन्न हुए थे 10 मई को, आप समझ गए किस लिए हुआ होगा। इसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि ये जो को स्टेटस है 1994 का, क्या वो बदल गया है, क्या इस पर अधिकार इजराइल ने कर लिया है? तो ऐसा नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कहा गया कि जो स्थिति 1994 में थी वही हम अभी भी बनाए हुए हैं और इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी इजराइल से ही संबंधित है, आयरन डोम के बारे में। ये आप तस्वीर देखिए पहले, ये आपको लग रहे होंगे कि कोई पटाखे छूट रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो हमास है, हमास कौन है, जो 1967 के जो वॉर में फ़िलिस्तीन के लोग हार गए थे। तो आप यहाँ पे मैप में देखे होंगे इजराइल का जो ये वाला ऐसा एरिया है, तो यहाँ पर ये है हमास, ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप में हमास मूल के लोग रहते हैं और यहाँ पर कौन है, ये है जेरूसलम। तो ये जो गाजा है, गाजा पट्टी, तो गाजा पट्टी और ये वेस्टर्न बैंक इसे बोलते हैं हम। तो गाजा पट्टी के पास से यहाँ पर इजराइल पर आक्रमण किया गया, जिसे रॉकेट के द्वारा, जिसे ये जो आयरन डोम है, ये आयरन डोम दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम है, एडीएस। तो इसके द्वारा इसे आकाश में ही नष्ट कर दिया गया, यानी कि एक तरफ इसे भेजा जा रहा है और दूसरे तरफ से इसे नष्ट कर दिया जा रहा है, किसके, ये हमास के रॉकेट को। तो ये जो है इस कारण से ये आयरन डोम चर्चा में आया था। तो यहाँ देखिए, अब हम बात करते हैं ये जो है आयरन डोम काम कैसे करता है। ये दरअसल एक शॉर्ट रेंज का ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें रडार के साथ तामीर नाम का इंटरसेप्टर मिसाइल लगा हुआ है, जिसने ये देखिए गाजा के द्वारा, जो गाजा पट्टी जो है उसके द्वारा, हमास के द्वारा जो अटैक किया था उसे आकाश में ही नष्ट कर दिया गया आयरन डोम के द्वारा। यह इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मूल रूप से इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इसके आधार पर यह काम करता है। पहला है डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग रडार, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। इसके द्वारा मान लीजिए ये गाजा है और ये है इजराइल, तो इसके द्वारा अगर कोई रॉकेट यहाँ से छोड़ा जाता है तो पहले तो ये जो डिटेक्टिंग और ट्रैकिंग रडार है इसके द्वारा ये डिटेक्ट करता है कि हाँ यहाँ से कोई रॉकेट जो है छोड़ा गया है और यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद दूसरा है बीएमसी, उससे पहले आप जानिए ये मिसाइल फायरिंग यूनिट। मिसाइल फायरिंग यूनिट ये होता है मिसाइल
फायरिंग यूनिट, यानी कि मिसाइल फायरिंग करने वाला ये यूनिट। तो इसका काम क्या है, मिसाइल फायर करना, और इसका काम क्या है, इसे देखना कि कहाँ से छोड़ा गया है। लेकिन 20 का काम करता है, ये देखिए, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि BMC। पहला तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ एक छोड़ा गया, और दूसरे का काम क्या है, इस प्रकार से छोड़ना। लेकिन मूल काम करता है BMC देखता है कि ये छोड़ा गया किस दिशा से छोड़ा गया, कब छोड़ा गया, इसकी रेंज क्या है, सारा तय कौन करता है, ये BMC। तो इन 3 के आधार पर यह वर्क करता है कौन, आयरन डोम। ये जो आयरन डोम है, अन्य जो प्रणाली होती है जैसे कि ये देखिए टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये जो है थर्ड, इसको भी आपने पढ़ा है थर्ड। और ये जो नीचे वाला, ये देख पहले थर्ड, पहले ये देख लीजिए, और ये है S-400, ये किसकी प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम, ये है USA की, और ये है रसिया का। तो हमारे पास तो S-400 से डील हो चुकी है, यानी कि ये जो रसिया वाला है उससे खरीदने की डील हो चुकी है, और थर्ड को अब तक इससे मतलब इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई है। हालांकि ये जो थर्ड है साउथ कोरिया को दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, और थर्ड एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, और S-400, एक प्रकार से यह जो आकाश से आक्रमण जो किए जाते हैं उससे बचने का ये बेहतर उपाय है। ये जो आयरन डोम है यह सभी मौसमों में लड़ने में सक्षम है। नेक्स्ट टॉपिक है गोवा मैरिटाइम सिंपोजियम के बारे में। गोवा मैरिटाइम सिंपोजियम यानी कि संगोष्ठी इंडियन नेवी के द्वारा पहली बार वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। कारण आप समझ सकते हैं, कोविड-19। यह जो है 11 से 12 मई के बीच इसे संपन्न किया गया। इसमें होता क्या है, जो हमारे समुद्री पड़ोसी राष्ट्र हैं, इसमें 13 राष्ट्र शामिल हैं। कौन कौन, इंडिया तो हमारा है ही, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। ये जो 13 राष्ट्र है ये समुद्री सुरक्षा पर कार्य करते हैं, और इसमें प्रतिवर्ष बैठक होती है गोवा में। तो आप समझ गए GMS 2021 क्या है। नेक्स्ट है साइक्लोन तौकतई के बारे में। ये जो तौकतई है साइक्लोन, दरअसल ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसके द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि ये जो है एक लो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे लक्षद्वीप के पास, और 3 राज्यों केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु इससे प्रभावित हो सकते हैं इस चक्रवात से। तो इसीलिए अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 2 से 3 दिन में यह जो चक्रवात है वो भारतीय तट रेखा से टकरा सकता है, और इन 3 राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में आपदा ला सकता है। ये जो तौकतई नाम दिया गया है चक्रवातों का नाम, ये किसके द्वारा दिया गया, यह म्यांमार के द्वारा दिया गया है, और म्यांमार में तौकतई का अर्थ होता है गेको। ये जो चक्रवात है इस वर्ष का, ये भारत से टकराने वाला ये पहला चक्रवात भी है, वैसे भी टकराया नहीं है, ये होने वाला है। बात करें चक्रवातों की, तो आप यहाँ पे देखिए चक्रवात उत्पन्न कैसे होते हैं। आप ये देखिए, ये जो होता है यहाँ पे लो प्रेशर, ज़्यादातर टेम्परेचर हाई, यानी कि टेम्परेचर जो होता है अधिक होने के कारण लो प्रेशर बनते हैं। लो प्रेशर बनने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं वो भरने के लिए यहाँ पर आती है, यानी कि, लेकिन यहाँ पर चूँकि टेम्परेचर हाई है जिस कारण से ये क्या होती है कि उठने लगती है, और यही जो हवाएं उठती है और यही चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो आप समझ गए ये कैसे बनता है चक्रवात। दरअसल टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पर लो प्रेशर बनने के कारण ये जो हवाएं हैं ऊपर की ओर उठने लगती है इस प्रकार से। और इसे भरने के लिए जब ठंडी हवाएं आती है तो वह भी अधिक तापमान के कारण ये गर्म हो जाती है, और यह भी इस प्रकार से उठने लगती हैं, और यह चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। बात करें चक्रवातों की, तो ये चक्रवातों की जो दिशा होती है यह उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो चलिए जानते हैं, नॉर्थ पोल में इनकी दिशा हमेशा घड़ी के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है वह क्लॉकवाइज होती है, यानी कि घड़ी के दिशा, यानी घड़ी जो जिस प्रकार से घूमती है उसी दिशा में यह चक्रवात भी घूमती है। तो आप समझ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, ऐसे। तो अब चक्रवात के बारे में समझ लें। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है। ज्योग्राफी का हमारा जो वीडियो है NCERT का वो शुरू हो चुका है, 2 चैप्टर उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और इंडिया ईयर बुक 2021 को 21 मई से
शुरू कर दिया जाएगा, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।